हेलो दोस्तों, आज अपने रीट के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। रीट के अंदर आपके तीनों जो स्ट्रीम हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों की एक एक यूनिट्स हैं। तो इसके अंदर हम बायोलॉजी की यूनिट को आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान में अपने इस यूनिट के अंदर मुख्य रूप से किस किस का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, मानव का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ में पादपों का अध्ययन करेंगे और ऊपर से अपने सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। ऊपर से का मतलब है कि ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सामान्य इनकी संरचना और इनसे होने वाले मुख्य रोगों के बारे में ही अपनी चर्चा करेंगे। तो मानव के अंदर अपने मानव के तंत्रों का अध्ययन करेंगे। मानव के अंदर भी अगर अपने बात करें तो मानव के तंत्रों का अध्ययन करेंगे। और कौन कौन से तंत्र, जैसे देखिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। देखिए, पाचन तंत्र की अगर अपने बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने बात करें पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र में भोज्य पदार्थों का पाचन शरीर के अंदर किस प्रकार से होता है। हर एक सजीव जो है वो जीवन यापन के लिए या अपने सारे सिस्टम को मैनेज रखने के लिए भोज्य पदार्थों का सेवन करता है। उसी तरीके से मानव भी भोज्य पदार्थों का सेवन करता है। उन भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए पाचन तंत्र का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर। देखिए, पाचन तंत्र के अंदर अपने मुख्य रूप से क्या करेंगे, सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, और भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद में भोजन का पाचन करते हैं। पाचन के बाद में इस भोजन का अवशोषण किया जाता है। पाचन के बाद भोजन का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो ये प्रक्रम होता है हमारे शरीर में पाचन तंत्र का। लेकिन सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि वास्तव में पाचन होता क्या है, पाचन अपने किसे कहते हैं, या आपने बोल सकते हैं कि पाचन की क्या परिभाषा होती है। पाचन क्या होता है? पाचन होता है भोज्य पदार्थ के बड़े अणुओं को, भोज्य पदार्थ के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में, भोज्य पदार्थ के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। भोज्य पदार्थ के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या है, पाचन होता है। अब देखिए, मुख्य रूप से ये नहीं होता कि भोज्य पदार्थ के बड़े अणुओं को अपने छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। सामान्य क्या होता है, हम जैव अणुओं के रूप में सामान्यतः अपने क्या करते हैं, जैव अणुओं के रूप में, यानी हम जो चीज़ खाते हैं उसमें 3 चीज़ों का सेवन करते हैं और तीनों क्या होते हैं, जैव अणु। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, बोले तो लिपिड। इन 3 चीज़ों का अपने सेवन करते हैं। तो इनको अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, जटिल अवस्था में इनको
सेवन करते हैं, खाते हैं इनको, लेकिन इसको सिंपल में कन्वर्ट करना होता है। तो ये सारा का सारा प्रक्रम किसके द्वारा होता है? पाचन तंत्र के द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। उसके बाद में देखिए अवशोषण। नंबर 3 है अवशोषण। हमारी छोटी आंत के द्वारा पचे हुए भोजन को, यानी उसमें से अच्छी अच्छी चीजों को अवशोषित करके और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक भेजा जाता है। इस प्रक्रम को अपने बोला जाता है अवशोषण। समझ में आ गई सारी बात? उसके बाद अपने डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आहार नाल के बारे में। तो पाचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होगी? आहार नाल में। तो अब अपने मानव की आहार नाल के बारे में देखेंगे। मानव की आहार नाल। मानव की आहार नाल। मानव की जो आहार नाल होती है वो मुख से शुरू होती है और गुदा तक होती है। मानव की आहार नाल मुख से शुरू होती है और गुदा तक होती है। ठीक है ना? तो आहार नाल का आपने सिंपल सा अगर डायग्राम बनाए तो देखिए, आहार नाल के अगर अपने डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से ये संरचना होती है बेसिकली आहार नाल की। इस तरीके से। तो इस संरचना को अगर अपने डिनोट करें या इसको नामांकित करें तो सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा। सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में होता है ग्रसनी, ये होता है ग्रशिका, इस भाग को बोलते हैं आमाशय, ये होती है अग्नाशय ग्रंथि, ये होती है यकृत ग्रंथि, ये होता है पित्ताशय। देखिए बेसिकली सारे आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ही माइन्यूट चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन जो है वो करके आते हो। इसके अलावा आप लोग केवल मैथ वालों को थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, बाकी बायोलॉजी वालों को इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ये भाग है बड़ी आंत का, ये भाग होता है बड़ी आंत का। ये भाग जो बीच वाला आपको दिखाई दे रहा है ये भाग है छोटी आंत, और ये भाग होता है मलाशय, और सबसे लास्ट वाला जो ये भाग है इस भाग को अपने बोलते हैं गुदा, और ये भाग होता है अपेंडिक्स, जिसको अपने बोला जाता है परिशेषिका। परिशेषिका या फिर अपेंडिक्स बोला जाता है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है आहार नाल की। इस आहार नाल की स्ट्रक्चर में अपने अलग अलग जो है वो भागों के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए भोजन के आधार पे अगर अपनी बात करें, भोजन के आधार पर दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक प्राणी होते हैं शाकाहारी और दूसरे होते हैं मांसाहारी। अब देखिए शाकाहारी जो होते हैं इनकी आहार नाल की लंबाई जो है वो अधिक होती है। शाकाहारियों की
आहार नाल जो होती है, इस आहार नाल की लंबाई जो है वो अधिक होती है, जबकि मांसाहारियों की आहार नाल की लंबाई जो होती है या आहार नाल जो होती है वो छोटी होती है किसके मुकाबले, शाकाहारियों के मुकाबले। अब देखिए अंतर देखिए, आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा कि शाकाहारियों की आहार नाल लंबी होती है, लेकिन बेसिक क्या डिफरेंस होता है वो जानना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। शाकाहारी जो हैं वो शाक का सेवन करते हैं, ठीक है ना, शाक सब्जी का सेवन करता है जिसके अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज जो है वो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सेल्यूलोज क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। और सेल्यूलोज के पाचन के लिए, सेल्यूलोज के पाचन के लिए क्षेत्रफल अधिक आवश्यक होता है। सेल्यूलोज के पाचन के लिए क्षेत्रफल जो है वो अधिक आवश्यक होता है, इसलिए शाकाहारियों की आहार नाल जो होती है वो लंबी होती है। लेकिन इसके एवज में अगर अपनी बात करें मांसाहारियों की, तो मांसाहारी डायरेक्ट किसका सेवन करते हैं, मांसाहारी मांस का सेवन करते हैं। और मांस में पचित भोजन होता है, मांस में होता है पचित भोजन, अर्थात ये किसका सेवन करते हैं, प्रोटीन का सेवन करते हैं। अर्थात ये किसका भोजन करते हैं, प्रोटीन का भोजन करते हैं। और इसके लिए इनको पचाने के लिए क्षेत्रफल जो है, पचाने के लिए जो क्षेत्रफल है वो शाकाहारियों की तुलना में कम आवश्यक होता है, इसलिए इनकी आहार नाल क्या होती है, छोटी होती है। किसके कंपैरिजन में, शाकाहारियों के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने बात करें तो मुख से स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर, कहीं पर भी आपको बोरिंग फील नहीं होगी, अच्छे से आपका सिलेबस होगा और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए मुख से अगर अपने स्टार्ट करें तो फर्स्ट पार्ट अपने ले लेते हैं, आहार नाल का भाग जो होता है मुख। अब देखिए मुख के अंदर तीन चीजें होती हैं, मुख में तीन चीजें होती है हमारे मुख के अंदर। मानव की आहार नाल की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो मानव की आहार नाल जो होती है उसका मुख भाग होता है, उसमें तीन संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं। नंबर एक दांत, नंबर दो जीभ और नंबर तीन है यवला। नंबर एक दांत, नंबर दो जीभ और नंबर तीन यवला। तो सबसे पहले अपने दांतों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने शुरुआत किससे करेंगे, दांतों से शुरू करेंगे। नंबर एक दांत की संरचना की शुरुआत करते हैं। अब देखिए जब भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसके जन्म के बाद 6-7 साल के बाद उसके दांत टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद में उसमें नए दांत आते हैं। तो दांतों की अगर बात करें तो मानव के जो दांत होते हैं उनकी विशेषता देख लेते हैं पहले। सबसे पहली बात, मानव के जो दांत होते हैं वो गर्तदंती होते हैं। मानव के दांत गर्तदंती होते हैं। गर्त का मतलब होता है गड्ढे के अंदर, यानी दांत जो है वो मसूड़ों के अंदर होते हैं। दांत किस में स्थित होते हैं, मसूड़ों में स्थित होते हैं। अगली बात, मानव विषमदंती होता है। मानव विषमदंती होता है, यानी इसके सभी दांत जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं आकार के अंदर। तो विषमदंती होता है, गर्तदंती होता है। और लास्ट में अगर अपने बात करें तो मानव जो है वो द्विबारदंती प्राणी है। मानव की अपने जीवन के अंदर 2 बार दांत आते हैं। तो सबसे पहले दांतों के बारे में हमने 3 विशेषताओं के बारे में देखा, गर्तदंती, विषमदंती। विषमदंती का मतलब शेप एक जैसी नहीं होती, गर्तदंती का मतलब दांत जो है वो मसूड़े के अंदर रहते हैं। और तीसरा है द्विबारदंती, यानी अपने जीवन काल में मनुष्य के 2 बार दांत आते हैं। ठीक है ना, ये तो सामान्य सी बातें थी। उसके बाद अपने देख लेते हैं कि दांतों के प्रकार। सबसे पहले दांतों के प्रकार से पहले चलो अपने संरचना के बारे में बात कर लेते हैं।
दांतों की संरचना, यानी बनावट के बारे में बात कर लेते हैं। संरचना या बनावट एक ही चीज होती है। इस तरीके से दांतों की संरचना होती है, ठीक है ना। इसमें देखिए सबसे ऊपर की तरफ, दांतों में सबसे ऊपर की तरफ यानी यहां वाले भाग के अंदर, यहां वाले भाग के अंदर एक कठोर भाग पाया जाता है जिसे इनेमल बोला जाता है, जिसे इनेमल बोला जाता है। और ये इनेमल जो है वो मानव शरीर का सर्वाधिक, मानव शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। मानव शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या होता है? इनेमल। अब देखिए इनेमल के नीचे की तरफ यहां पर जो संरचना पाई जाती है इसको बोला जाता है डेंटिन। इस संरचना को क्या बोला जाता है? डेंटिन बोला जाता है। अब दोनों में फर्क देखिए थोड़ा सा। हमारे दांतों में सबसे बाहर जो हमें दिखाई देता है वो भाग होता है इनेमल का, जो अम्ल या फिर अन्य पदार्थों के कारण या आपने बार बार अगर पेस्ट नहीं करते तो दांतों का जो मेलापन होता है वो इनेमल पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ जहां पे फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है पानी के अंदर, जैसे अजमेर, नागौर, अपनी राजस्थान की बात करें तो वहां पर इनेमल के ऊपर पीले रंग की परत जम जाती है या दांत खराब हो जाते हैं, अपने बेसिक सा कह सकते हैं। लेकिन डेंटिन जो है वो इनेमल के नीचे का भाग होता है, ये सजीव भाग होता है दांत का। और डेंटिन का स्त्रावण जो है वो दंत कोशिकाओं द्वारा होता है, यानी दंत कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती है? डेंटिन का स्त्रावण करती है। और इस डेंटिन का संबंध देखिए, इस डेंटिन का संबंध होता है तंत्रिकाओं से। डेंटिन का संबंध किसके द्वारा होता है? ये कौन से भाग हैं? तंत्रिकाएं। डेंटिन का संबंध होता है तंत्रिकाओं से, और तंत्रिकाओं से सूचना किसकी तरफ जाती है? मस्तिष्क के पास जाती है। समझ में आ गई बात सभी को? अच्छी तरीके से आ गई होनी। सबसे ऊपरी भाग इनेमल जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इनेमल के नीचे की तरफ दंत कोशिकाएं पाई जाती है। दंत कोशिकाओं से स्त्रावित होने वाला डेंटिन पाया जाता है। और दांत के बिल्कुल बीच के भाग के अंदर तंत्रिकाएं पाई जाती है जिनके द्वारा संकेत कहां तक जाता है? मस्तिष्क तक जाता है, ठीक है ना। ये तो थी सामान्य सी दांत की संरचना। उसके बाद अगर अपने बात करें कि दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार अपने देख लेते हैं। देखिए वयस्क मनुष्य के अंदर और बच्चों के अंदर दांत जो है वो प्रकार उनका सेम होता है, लेकिन उनकी संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। बच्चों के अंदर जो दांत होते हैं वो कुछ समय बाद गिर जाते हैं। बच्चों के अंदर जो दांत होते हैं वो कुछ समय बाद गिर जाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? अस्थायी दांत कहते हैं। लेकिन वयस्कों में दांत जो है वो गिरते नहीं है, उनको स्थायी दांत कहते हैं। या फिर अपने कह सकते हैं कि जो दांत गिर जाते हैं वो बाद में आते हैं, उनको भी अपने स्थायी कहते हैं। देखिए दांतों के प्रकारों के बारे में अपने बात करते हैं। दांतों के प्रकार, तो दांतों के प्रकारों की बात करने से पहले अपने थोड़ा सा सूत्रों के बारे में देखते हैं, उससे अपने को दांतों के प्रकार याद करने में आसानी हो जाएगी। तो दांत जो है वो वयस्क में और दूधिया दोनों दांतों का सूत्र जो है वो अलग अलग होता है। वयस्क का सूत्र होता है 21-23, बटे 21-23 × 2, जबकि दूधिया दांतों का जो सूत्र होता है वो होता है 2102 बटे 2102 × 2। अब अपने देखते हैं कि कौन कौन से दांत होते हैं और उनके क्या क्या प्रकार होते हैं। दांत जो होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। दांतों के कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन से? सबसे पहला अगर अपने प्रकार देखें
तो सबसे पहला प्रकार है इंसाइजर। देखिए यहाँ पे आप जो नाम है वो इंग्लिश में याद करने की कोशिश कीजिए, हालांकि आपको बता दिया जाएगा कि हिंदी में उनके क्या नाम है, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश में कोशिश कीजिए। कई बार डायरेक्ट क्या होता है, इंग्लिश वाले नेम को हिंदी में लिख दिया जाता है। सबसे पहले प्रकार का दांत है इंसाइजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा प्रकार है मोलर। इस प्रकार से दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे दांतों के प्रकारों के बारे में हमने देख लिया। अब हमें इनका वर्गीकरण करना है कि वयस्क में कौन से दांत होते हैं और दूधिया दांत जो हैं वो कौन कौन से हैं, इसके साथ साथ दांतों का कार्य क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा अपने चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, दांत इंसाइजर की बात करते हैं। सूत्र से दांतों की संख्या निकालेंगे। यहां पे 2 लिखा हुआ है, 2 × 2 कितने हो गए 4। तो 4 ऊपर 2 × 2 4 और 2 × 2 4, 4 ऊपर 4 नीचे, तो इंसाइजरों की संख्या कितनी होगी टोटल 8। वयस्क में देख रहे हैं सबसे पहले अपने इंसाइजर कितने हो गए टोटल 8। उसके बाद देखिए कैनाइन, 2 × 1 2 और 2 × 1 2, यानी 2 ऊपर 2 नीचे कितने हो गए 4। तो कैनाइन कितने हो गए 4। प्रीमोलर देखिए 2 × 2 4 ऊपर और 4 ही नीचे, कितने हो गए प्रीमोलर 8। उसके बाद मोलर देखिए 3 × 2 6, 6 ऊपर और 6 नीचे, कितने हो गए 12। कीजिए टोटल कितने हो गए 12 और 8 20, 4 24 और 8 32, कितने हो गए टोटल 32 दांत। वयस्क के अंदर कितने दांत होते हैं 32। अब इसी तरीके से अपने निकालेंगे दूधिया दांतों का, दूधिया दांतों की संख्या निकालेंगे तो 2 × 2 कितने हो गए 4, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने हो गए टोटल 8। तो दूधिया दांत जो होते हैं वो, यानी बच्चों के अंदर जो दूधिया दांत होते हैं उनकी संख्या भी कितनी होती है 8 होती है। कौन से दांतों की, इंसाइजर की। इंसाइजर आपके दांत वही होते हैं जो आपके बिल्कुल आगे की तरफ दिखाई देते हैं, ठीक है ना। दूधिया दांत हो चाहे वयस्क में हो, इंसाइजर सबसे फ्रंट के जो दांत होते हैं दिखने वाले, उनको इंसाइजर बोला जाता है। देखिए कैनाइन देखिए 2 × 1 1 2 और नीचे की तरफ 2 × 1 2, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, कितने होंगे टोटल 4। तो कैनाइन, दूधिया दांत कैनाइन भी कितने होते हैं 4 होते हैं। उसके बाद देखिए प्रीमोलर, प्रीमोलर यहाँ पे 0 है तो 2 को 0 से गुणा करो 0, और नीचे भी 2 को 0 से गुणा करो 0, तो प्रीमोलर दांत की संख्या कितनी हो गई 0। उसके बाद देखिए मोलर की, तो 2 × 2 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने हो गए 8। अब इनको टोटल कीजिए, 8 और 4 12 और 8 20, यानी दूधिया दांतों की संख्या कितनी होती है 20 होती है। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा है। वयस्क के दांतों का सूत्र 21 23 बटे 21 23 × 2, और यहाँ पे दूधिया 2102 बटे 2102 × 2। अब देखिए नेक्स्ट अपने बात कर देंगे प्रत्येक दांत के कार्य क्या क्या होते हैं। कार्यों को अपने यहाँ पे लिखते जाएंगे। छोटा बच्चा जो होता है उसके सबसे पहले आने वाले दांत कौन से होते हैं, इंसाइजर होते हैं। जब भी आप अंगुली देते हो तो अपने बेसिकली शिकायत रहती है छोटे बच्चों से कि वो अंगुली खा गया या फिर दांतों से वो चीरता फाड़ता है, ठीक है ना, या फिर काटता है। तो काटने का कार्य, छोटे बच्चों में काटने का कार्य इंसाइजर करता है। तो इंसाइजर दांतों का कार्य वयस्कों में और बच्चों में, यानी दूधिया दांत और वयस्क दांतों में एक ही चीज होती है। तो इंसाइजर का कार्य क्या होता है, काटने का। इंसाइजर का कार्य क्या होता है, काटने का। कैनाइन का कार्य देखिए, कैनाइन, जब भी आप हॉरर मूवीज देखते हो, भूतिया फिल्में देखते हो, उसके अंदर जो भूत आता है उसके साइड वाले जो दांत है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, और नीचे वाले 2 दांत भी बढ़ जाते हैं। वो दांत कौन से होते हैं, कैनाइन दांत होते हैं जो साइड में होते हैं, ठीक है ना। कैनाइन दांतों का कार्य देखिए क्या होता है, चीरना फाड़ना।
कैनाइन दांतों का कार्य होता है चीरना, फाड़ना। और प्रीमोलर देखिए, सामान्य सी बात करें तो प्रीमोलर और मोलर, इनके बारे में थोड़ा सा आपको फैक्ट बता देता हूं कि लिखा गया है अपने बोर्ड की बुकों के अंदर कि 32 दांत होते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे 32 दांत किसी के नहीं होते। दांतों की संख्या होती है 28। दांतों की संख्या कितनी होती है? 28। थोड़े सालों में इस संख्या को चेंज कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों का मुंह बड़ा होता था हमसे, तो उसके अंदर पर्याप्त जगह होती थी दांतों की व्यवस्था के लिए, तो उनमें 32 दांत होते थे। लेकिन आजकल धीरे धीरे ये जो मोलर दांत होते हैं ना, इन मोलर दांतों में 4 जो दांत होते हैं वो हमारे इस समय नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। और जिसको अपने कई बार उम्र बढ़ने के बाद वो दांत आने लगते हैं, जिसको अपने अक्कल जाड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो दांत एब्सेंट होते हैं। तो टोटल 28 ही दांत है, लेकिन आपको पढ़ना कितना है? 32 ही पढ़ना है, क्योंकि बुक के अंदर मेंशन जो है वो कितने दांत है? 32 दांत है। तो प्री मोलर ये जाड़ होती है और मोलर ये भी जाड़ ही होती है, जिसको अपने सामान्य भाषा में जाड़ बोला जाता है। तो इनका कार्य क्या होता है? चबाना या फिर पीसना, यानी ये भोजन के कणों को छोटे छोटे पीस देते हैं। चबाना या फिर पीसना इनका कार्य होता है, ठीक है ना। तो ये दांतों के प्रकार थे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं, दांत की संरचना क्या क्या होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब अपने स्टार्ट करते हैं जीभ। आपने जीभ या फिर टंग की संरचना के बारे में देखते हैं। सामान्य रूप से जीभ जो है वो मांसपेशियों की बनी होती है। जीभ किससे बनी होती है? मांसपेशियों की बनी होती है, जिसमें अस्थियों का अभाव होता है, जिसमें अस्थियों का अभाव होता है। थोड़ा सा एक बार देखिए आप लोग, इनेमल के बारे में थोड़ा सा देखिए। एक चीज रह गई थी यहाँ पे, इनेमल जो है वो इनेमल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaPO4 कैल्शियम फॉस्फेट, इसका बना होता है। इसी कारण जो दांत का इनेमल भाग होता है वो सर्वाधिक कठोर होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने जीभ के ऊपर। अस्थियों का अभाव होता है, मांसपेशियों की जीभ बनी होती है। यहां तक समझ में आ गई सभी बच्चों के। अब अपने देखते हैं कि जीभ की संरचना किस प्रकार की होती है। जब भी आप शादी में जाते हो तो शादी में जाते ही आप सबसे पहले मीठे की मांग करते हो। सबसे पहले किसकी मांग करते हो? मीठे की मांग करते हो। इस तरीके की संरचना होती है जीभ की, ठीक है ना। जीभ के ऊपर नंबर 1 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है, जो स्वाद का पेपिली जिसको बोला जाता है, स्वाद कलिकाएं स्वाद का ज्ञान करवाती है, ठीक है ना। जब भी आप शादी के अंदर जाते हो तो सबसे पहले आप मीठे की मांग करते हो, तो जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाओं के अंदर स्वाद दिलाने के लिए अलग अलग भाग होते हैं। जीभ का सबसे आगे वाला जो भाग होता है, यानी इतना भाग, ये भाग हमें ज्ञान करवाता है मीठे का, ठीक है ना। और जब भी आप कुछ खाते हो, खाने के बाद आप हमेशा घर पे शिकायत करते हो कि ये चीज़ अच्छी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि सबसे लास्ट का जो भाग होता है जीभ का, वो किसका ज्ञान करवाता है? कड़वे का ज्ञान करवाता है। किसका ज्ञान करवाएगा? कड़वे का ज्ञान करवाएगा। इसके बाद बड़े चाव से आप नमकीन भी खाते हो, खट्टा भी खाते हो, तो ये जीभ के साइड का जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये भाग खट्टे पदार्थ का ज्ञान करवाता है। उसके साथ साथ नमकीन भी बेहद पसंद है आपको, तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला यहाँ वाला जो भाग होता है, ये भाग नमकीन का ज्ञान करवाता है, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत कम पढ़ाई जाती है,
कि जीभ के बिल्कुल बीच का जो भाग होता है उस पे किसी प्रकार की स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती, यानी जीभ के बिल्कुल मध्य का भाग स्वाद का ज्ञान नहीं करवाता। अब अपने देखते हैं कि आप हमेशा जीभ को मुंह के अंदर रखते हो लेकिन कुत्ता हमेशा जीभ को बाहर निकाले रखता है, कारण क्या है इसको भी देख लेते हैं। देखिए सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जीभ जो है हमारी वो पीछे की तरफ फ्रेनुलम से जुड़ी रहती है, जीभ पीछे की तरफ फ्रेनुलम से जुड़ी रहती है और आगे की तरफ से स्वतंत्र होती है। और फ्रेनुलम जो है वो हायोइड से जुड़ा रहता है, हायोइड जिसको अपने बोलते हैं। तो इनके बीच में गैप कम होता है, इनकी कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग होती है जिसके कारण हमारी जीभ व्यवस्थित होती है, मुख के अंदर रहती है। लेकिन कुत्ते के अंदर हायोइड और फ्रेनुलम के बीच में कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं होती, थोड़ा बहुत गैप होता है जिसके कारण कुत्ते की जीभ बाहर की तरफ लटकती रहती है। ये थोड़ा सा इसके अंदर अंतर था। उसके बाद देखिए जीभ का कार्य क्या होता है। जीभ के अगर अपने कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य होता है स्वाद का ज्ञान करवाती है। स्वाद के ज्ञान के साथ साथ जीभ जो है वो भोजन को मुख में घुमाती है, भोजन को घुमाना, भोजन को घुमाना और स्वाद का ज्ञान, ये दो कार्य किसके होते हैं, जीभ के होते हैं। नेक्स्ट देखिए जीभ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दांतों की संरचना हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अपने देखते हैं मुख गुहा का एक पार्ट और होता है जिसका नाम होता है यवला, जिसका नाम है यवला। अब देखिए यवला क्या होता है। जब आप मुख खोलते हो तो बिल्कुल मुख के अंदर की तरफ आपको एक इस तरीके का लटकता हुआ सा तंतु दिखाई देता है जिसको आप क्या बोलते हो, यवला, या राजस्थानी भाषा में इसको कागलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कागलिया। देखिए क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अमेरिका और इंग्लैंड में जाओगे ना शादी के बाद, और अगर आपका ये यवला थोड़ा सा बड़ा हो गया तो तलाक भी हो सकता है। कारण देखिए क्या होता है, भारतीय लोगों में ज्यादातर क्या होता है, वैसे तो विदेशों में भी होता है लेकिन भारतीयों में थोड़ा ज्यादा होता है, इस यवला का आकार जो है वो बढ़ जाता है, सामान्य से थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, वो भी रात्रि के समय ज्यादा बढ़ जाता है। इस कारण जब सोते समय श्वास लेते हो तो श्वास नली से आने वाली वायु जो है इस यवला को ऊपर की तरफ कोमल कठोर तालू से टकराती है, जिसके कारण क्या आते हैं, खर्राटे आते हैं, जिसके कारण क्या आते हैं, खर्राटे आते हैं। और शिकायत होती है कि नींद नहीं आती, पास में खर्राटे लिए जा रहे हैं। तो ये यवला का कार्य देखिए, ये तो हमने सामान्य बात करी कि यवला के कारण खर्राटे आते हैं। सामान्य सा इसका कार्य होता है कि भोजन को मुख गुहा से आगे धकेलना, भोजन को मुख गुहा से आगे की तरफ धकेलने का कार्य कौन करता है, यवला करता है। तो ये तीन भाग हो गए। इसके अलावा मुख के अंदर ग्रंथियां भी पाई जाती है जिनको अपने लार ग्रंथियां कहते हैं। मुख के अंदर ग्रंथियां भी पाई जाती है जिनको अपने लार ग्रंथियां कहते हैं, जिनसे लार का स्त्रावण होता है। मुख्य अगर अपने बात करें तो लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी संख्या होती है लार ग्रंथियों की? 3 जोड़ी संख्या होती है। नाम वैसे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बता देते हैं। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी होती है, संख्या में होती है 6। और लार ग्रंथियों से टाइलिन या फिर लारिये एमाइलेज का स्त्रावण किया जाता है। टाइलिन या फिर लारिये एमाइलेज का स्त्रावण होता है। नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों, आज हमने लार ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में अपने इससे आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, बिल्कुल कुछ भी पॉइंट्स भी आपका नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो रीड के लिए, अच्छी तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म साबित हो सके। धन्यवाद।